हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैंक्रियास के बारे में। ठीक है, तो पैंक्रियास में जो मोस्टली एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है उसके हार्मोन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका डिसऑर्डर को मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो पैंक्रियास एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है और इसका लोकेशन क्या होता है, लूप ऑफ द डिओडेनम। ठीक है, जैसे कि अगर इसका जो स्केलेटन एक तरह का बनाना चाहे तो स्केलेटन किस तरह से बनेगा, जैसे कि ये सी शेप्ड डिओडेनम है। ठीक है, ये सी शेप्ड डिओडेनम है। तो पैंक्रियास कैसे प्रेजेंट होता है यहाँ पे पैंक्रियास किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये पैंक्रियास का हेड हो गया। ठीक है, और ये यहाँ इतना वाला पार्ट नेक हो गया और ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियास हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से स्प्लीन होता है। तो इस तरह से ये जो डिओडेनम का जो सी शेप वाला पार्ट है, इस डिओडेनम के अंदर में इस तरह से पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई वाज समझ में, तो इन द लूप ऑफ द डिओडेनम, इस लूप में प्रेजेंट होता है। आई वाज समझ में। ठीक है, अब लोकेशन पता चल गया। अब देखते हैं कि इसका कितना तरह का पार्ट्स होता है। इसका दो पार्ट होता है। ठीक है, पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनी। ये डाइजेस्टिव पार्ट होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस का ट्रिक क्या था, पान, आम, लीची ट्राई करना। ठीक है, उसका ट्रिक है। तो देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अभी के लिए साइड कर दो। एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बता चुका हूं। अगर किसी को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियो जाके देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात, चलो अब देखते हैं एंडोक्राइन वाला पार्ट को। तो एंडोक्राइन वाले पार्ट में क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 1 से 2 मिलियन होता है। और देखो, एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है उसमें 98%, 99 to 98% क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ 1% होता है। ठीक है, अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना 1 से 2 मिलियन प्रेजेंट होता है और ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला सेल है अल्फा सेल्स। ठीक है, ये 25% जो होता है अल्फा सेल्स होता है, 60 to 65% बीटा सेल्स होता है और 10% होता है गामा सेल्स और कुछ परसेंट में डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। जो अल्फा सेल्स होता है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और जो गामा सेल्स होता है ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड वाले वीडियो में बताया है कि सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन में मोस्टली 2 तरह का सोमैटोस्टैटिन होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा पैंक्रियास में। तो वो आज मैं डिस्कस करता हूं कि देखो कि अगर सोमैटोस्टैटिन अगर हाइपोथैलेमस से ब्रेन में सीक्रेट हो रहा हो, कहां, ब्रेन में, अगर ब्रेन में एक्ट कर रहा हो तो वो क्या, तो वो इनहिबिटरी एक्ट करेगा। तो इनहिबिट किसको इनहिबिट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसके हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ये चीज मैं वहां भी डिस्कस किया हूं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे पैंक्रियास पे अगर एक्ट करता है तो पैंक्रियाटिक हार्मोन को, जो पैंक्रियाटिक हार्मोन होता है उसको वो उसके रिलीज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन को इनहिबिट करेगा और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन 2 हार्मोन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। आई बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है, सोमैटोस्टैटिन वाला। ठीक है, अब बच रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, अब इंसुलिन का बात करें तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है और इंसुलिन से, बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन। ठीक है, तो ये किससे सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से, सॉरी बीटा सेल से। ठीक है, ये बीटा सेल से सीक्रेट होता है और ये ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। तो देखो, अब सीक्रेट होने के बाद किस पे एक्ट करता है, सीक्रेट होने के बाद ये मोस्टली जो मसल पे एक्ट करता है। मोस्टली किस पे एक्ट करता है, मसल पे और लीवर पे और हिपेटोसाइट पे या एडिपोसाइट्स पे। क्योंकि ये जो टिश्यू है, ये जितने भी सेल्स होते हैं ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं लीवर पे। ठीक है, या फिर मसल पे। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं और क्या कराता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करके इस पे एक्ट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है।
और ये इसका एनाबॉलिक हार्मोन, इसका एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है और ये स्ट्रॉन्ग कैटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, ग्लूकागॉन। लेकिन ग्लूकागॉन का जो टारगेट ऑर्गन है वो बस लीवर है, ठीक है, क्या है, बस लीवर है, जिसको हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन की अगर बात करते हैं, तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड से ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, कहां पे, हिपेटोसाइट पे, ठीक है, ब्लड से, मतलब ब्लड से ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज को क्या करता है, हिपेटोसाइट में ट्रांसफर करता है, मतलब क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने वाला कौन होता है, इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। सिंपल सी याद रखने का मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, ठीक है, सारा चीज मैं तरीका बाद में बताऊंगा, बस अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अभी क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे टर्म समझना, 3 टर्म होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोन मतलब सॉरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, नियो मतलब नया, ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, न्यू ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज। बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है ताकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ब्लड में। आई बात समझ में, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है ताकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हो, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन वहीं पे कि सेलुलर ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड टू द हिपेटोसाइट, यहाँ पे ये डिक्रीज करता है, ठीक है। जब डिक्रीज करता है तो ब्लड में देखो, फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट क्या करता है, डिक्रीज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है। देखो क्या याद रखना है, इंसुलिन है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकागॉन है हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा, या तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन को बढ़ा दो, हाइपरग्लाइसीमिया, या तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन को कम कर दो, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, जब ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाएंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन को फॉर्मेशन करेंगे तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ ग्लूकोज में चेंज करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सब तरीका, ये सब जो टर्म है ये माइंड में रखो, ठीक है, तभी ये सब इतना चीज रख नहीं सकते ना भाई, समझ सकते हैं कि हाँ कि ग्लूकागॉन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, जिससे ग्लूकागॉन जिससे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब इससे आसान क्या है, इसको उल्टा समझ लो इंसुलिन को, ठीक है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है ये इंसुलिन, लेकिन प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस नहीं करता है, प्रोटीन और फैट को तोड़ता है, मतलब लिपोलाइसिस, प्रोटीन सॉरी फैट को तोड़ना लिपोलाइसिस, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना प्रोटियोलाइसिस, क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना प्रोटियोलाइसिस, फैट को तोड़ना लिपोलाइसिस। जब लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है तो फाइनली देखो फैट और प्रोटीन एनाबॉलिक पाथवे पढ़े होंगे हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वो फाइनली कहाँ आता है, फैट और प्रोटीन, वो वाला जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, याद है, जो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, उसमें भी दिखाया गया कि जो एनाबॉलिक इफेक्ट है, कैटाबॉलिक इफेक्ट जो टुगेदर दिखाया हुआ है, तो फैट और प्रोटीन कहाँ एंटर करता है, फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है, तो पायरुवेट से क्या बनता है, ग्लूकोज, वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो प्रोटीन और फैट ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब लिपोलाइसिस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आई बात समझ में, तो ये सारा फंक्शन है इसका, इस तरह से हम लोग याद भी रख सकते हैं और माइंड मतलब दिमाग में फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डिसऑर्डर की तरफ। जब डिसऑर्डर की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब कभी भी इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंसुलिन का ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, ये दोनों जो होता है वो आपस में एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं,
इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस, देखो मेलाइटस से याद रखो माल, ठीक है। और ये किस तरह का माल है? ग्लूकोज वाला, ठीक है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में किस तरह का माल होता है? ग्लूकोज, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस, और ये मीठा होता है, ठीक है। एम से मीठा और एम से ग्लूकोज। मीठा कौन होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है और 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 mg/dl से ज्यादा होता है पर डीएल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये, इसका जो सिम्टम्स क्या क्या होता है? सिम्टम्स ये होता है ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में ग्लूकोज आता है, ठीक है। यूरिन में ग्लूकोज होता है। कीटोन्यूरिया, यूरिन में क्या होता है? कीटोन बॉडी होता है, कीटोन बॉडी इन यूरिन, ठीक है। पॉलीयूरिया, अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है तो पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, ज्यादा प्यास लग रही है, ठीक है, ज्यादा मतलब यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है। और यूरिन में कीटोन बॉडी पाया जाना, ठीक है, और ग्लूकोज यूरिन में पाया जाना, ये सब होता है। अब पॉलीफैगिया, एक्सेसिव हंगर, ज्यादा से ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ये सब सारा सिम्टम है डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ वेट और टायर्डनेस, थकान इसमें आती है, ठीक है। तो ये सब सारा फंक्शन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज हो गया है, मतलब जिसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया 180 डिग्री mg/dl से, उसको क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा पैंक्रियाज का सारा फंक्शन एक पूरे में है, ठीक है, एक बोर्ड में। तो ये अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आता है पैंक्रियाज से, ठीक है। तो मैं सारा समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का जितना भी पॉइंट है इसमें मैं सारा लिख दे रहा हूँ जो कि नीट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा पैंक्रियाज। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।